तो टॉपिक है आज का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सब आ गए? आज बहुत छुट्टी मार गए टेस्ट के चक्कर में। सर तन्मय तो गया हुआ है कहीं घूमने। परसों तो था लेकिन वो तन्मय, एकम, अपराजिता, कोई ना। चलो देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है। लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस होता है। एक मिनट, ये ना अटकेगा, मैं इसको जरा वाईफाई बंद कर दूं। किरचॉफ लॉ भी डिलीट हो गया है क्या? और चैप्टर में किरचॉफ लॉ डिलीट हो गया है? नहीं, लास्ट ईयर तो नहीं था डिलीटेड। मैं देखता हूँ सिलेबस, करना तो नहीं चाहिए क्योंकि किरचॉफ लॉ के बिना तो कुछ काम ही नहीं चल सकता। कैपेसिटर के किरचॉफ लॉ डिलीटेड है, उसकी बात सुनी होगी तुमने कहीं पर। मैं चेक करूंगा आज सिलेबस, मुझे लगता नहीं है कि वो क्योंकि होना हमारे चाहिए। स्कूल में मेरी टीचर ने करवाया नहीं। हाँ, आ गया। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अपना एक कैपेसिटेंस होता है कि 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होगा, कि 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होगा, या पिकोफैरड का होगा, या हर कैपेसिटर का अपना एक कैपेसिटेंस होता है। अब क्या है कि सर्किट में अगर मेरे को जितना कैपेसिटेंस चाहिए, मेरे पास उस वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं ही नहीं, तो जैसे हमारे पास 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, 5 का कॉइन है, 10 का कॉइन है, 20 का है, 50 का नोट है, 100 का है, 200 का, 500 का, 2000। लेकिन हमने किसी को भी पैसे देने हो तो इन सब की कॉम्बिनेशन से दिए जा सकते कि अगर मेरे को किसी को 76 रुपीज देने हो तो मैं एक 50 का नोट दे दूंगा, एक 20 का नोट दे दूंगा, एक 5 का दे दूंगा और एक 1 का दे दूंगा। उसको 76 रुपीज मैंने दे दी। ठीक है, इसी तरीके से जब कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं तो हर वैल्यू का कैपेसिटर नहीं बनाया जाता कि 1 माइक्रोफैरड का भी बना दो और 2 का भी बना दो और 3 का भी बना दो। नहीं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के बना लिए हमने कि मान लो 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स बना लिए। अब मेरे को किसी सर्किट में 100 चाहिए तो मुझे इन्हीं 10 को जोड़ तोड़ करके 100 बनाना पड़ेगा, या मुझे सर्किट में 1 चाहिए तो मुझे इन्हीं को जोड़ तोड़ करके 1 बनाना पड़ेगा। जैसे तुमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था 10th में, बस वही है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो उसका भी पर्पस यही था कि जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें सर्किट में इंट्रोड्यूस करना है, जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें सर्किट में इंट्रोड्यूस करना है, उतनी वैल्यू का अगर हमारे पास रेजिस्टर ना हो तो मैं थोड़ा सा मैं याद कराता हूँ। 10th में तुमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जिसमें कि 2 सीरीज में हमने लगाए थे रेजिस्टर। इसकी वैल्यू 5 ओम और इसकी वैल्यू 5 ओम। इन दोनों रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में लगाया एक बैटरी के अक्रॉस, तो हमें टोटल मिलता 10 ओम है ना। अब यही कॉम्बिनेशन का फायदा है कि मेरे पास सिर्फ 5-5 ओम के रेजिस्टर्स हैं, मेरे पास सिर्फ 5-5 ओम के रेजिस्टर्स हैं, बट मेरे को उससे 10 भी मिल सकता है। अगर मैं इन तीनों को सीरीज 3 लेकर सीरीज में लगा दूं तो 15 भी मिल सकता है, 4 लेकर सीरीज में लगा दूं तो 20 भी मिल सकता है, और इन दोनों को पैरेलल में लगाऊंगा तो 1/R1 + 1/R2 वाला फॉर्मूला हुआ करता था। सीरीज में क्या होता था,
अरे तुम फॉर्मूला भूल तो नहीं गए? मैंने तो सर डायरेक्टली ऐड कर देते थे सीरीज में, तो हाँ, R इज इक्वल टू R1 में प्लस क्या होता था R2। कि आर का फॉर्मूला क्या होता था? सीरीज में आर का फॉर्मूला होता था R1 प्लस R2। आर का फॉर्मूला होता था R1 प्लस R2। तो मेरे पास 5-5 ओम के रेजिस्टर्स है और मेरे को 10 चाहिए सर्किट में, तो मैंने दोनों को सीरीज में लगा देना है। दोनों को मैंने सीरीज में लगा देना, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। 15 चाहिए, 3 लेके सीरीज में लगा दो। और ये नहीं कि ज्यादा भी बना सकते, कम भी बना सकते। अगर मैं दोनों को पैरेलल में लगाऊं, याद करो पैरेलल का क्या फॉर्मूला था? 1/R1 = 1/R1 + 1/R2 + R। पैरेलल का फॉर्मूला था 1/R = 1/R1 + 1/R2। सो अब ये दो पैरेलल में लग गए 5-5 ओम के। ऐसे पैरेलल में लगते थे, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों मिलके अब कितना दे रहे हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ये दोनों मिलके कितना दे रहे हैं? 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, है ना? 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5। R is equal to 5/2. R equal to 5/2, R equal to 5/2 which is 2.5। तो कम भी हो गया, ऐसा नहीं है कि बड़ा है, कम भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है? यही काम कैपेसिटर्स में भी करना, यही काम हमको कैपेसिटर्स में भी करना। हमारे पास हर टाइप का कैपेसिटर नहीं होगा, हमें उस कैपेसिटर डिफरेंट कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में लगा के, आ रहे हैं भाई बच्चे, ऐसे ही तुम बदनाम कर रहे हो, सब आ रहे हैं। हमने उनको सीरीज या पैरेलल में लगा के डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटेंस ऑब्टेन करना, ठीक है? तो जैसे ये फॉर्मूले तुमने रेजिस्टर्स के लिए पढ़े थे क्लास 10th में, अब मैं तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले बताने जा रहा हूं सीरीज और पैरेलल के। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस। हमने ये नहीं बोला कि दिस इज द सम ऑफ रेजिस्टर्स या दिस इज द प्रोडक्ट, हमने क्या बोला? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने ये दो पैरेलल में लगा दिए, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2.5 ओम। इस बात का मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव कर रही है? जैसे एक अकेला रेजिस्टर लगाओ 2.5 ओम का, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 5 ओम रेजिस्टर्स इज इक्विवेलेंट टू 1 2.5 ओम रेजिस्टर, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस and we are going to find equivalent capacitance, equivalent capacitance। Excuse me, sir. हाँ, सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये हमने 10th में डिराइव किया था, तो अभी हम उसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम अभी कैपेसिटेंस का डिराइव करने वाले हैं, उसको देखो। ये 10th में डिराइव किया था, ये 12th का फॉर्मूला नहीं है। ओके सर। लेकिन थर्ड चैप्टर में ये फॉर्मूला फिर से आएगा, जो 10th में ये आर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, नेक्स्ट चैप्टर में ये फिर से आएगा, तब हम इसको वहां डिराइव करेंगे। अभी हम सी के लिए डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, हम दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, और वो फॉर्मूला जो भी आएगा उसे 2 3 पे भी लग जाएगा, 4 पे भी लग जाएगा, n पे भी लग जाएगा, बट वी विल डिराइव फॉर 2। चलो मान लेते हैं 3 के लिए कर ले, तुम्हें थोड़ा और बात समझा दूं। 3 के लिए ये 3 कैपेसिटर्स हैं, और ये तीनों सीरीज में लगाए। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हो ना? सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ जनरल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है जहां एक का एंड खत्म होता है
वहां दूसरे का एंड शुरू होता है ना, फिर उसका एंड जहां खत्म होगा वहां तीसरे का एंड शुरू होगा। मतलब तुम्हारे पास 3 रस्सी हैं, तुम्हारे पास 3 रस्सी हैं, तुम उन 3 रस्सियों को सीरीज में कैसे लगाओगे? ये मैंने रस्सी पकड़ी, ये दूसरी रस्सी रही, इसका सिरा यहाँ बांध दिया, फिर इस रस्सी का सिरा लिया, उसको तीसरे वाले से बांध दिया, फिर इस रस्सी का सिरा लिया, उसको चौथे वाले से बांध दिया। दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना? समझ रहे हो ना? मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, मैंने एक बंदे का हाथ पकड़ा, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, ह्यूमन चेन बनाते हैं जैसे, फिर उसने अगले का हाथ पकड़ा, फिर उसने अगले का पकड़ा, उसने अगले का पकड़ा, तो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये है एक कैपेसिटर, ये है दूसरा कैपेसिटर, ये है तीसरा कैपेसिटर। इसके एंड्स हम लोग मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक है, ये यहां से लेकर यहां तक है, ये यहां से लेकर यहां तक। और इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो हम ले लेते हैं C1 C2 C3। ध्यान से सुनना सारी बात, इन तीनों का हम कैपेसिटेंस ले लेते हैं C1 C2 C3, ठीक। और फिर हमने इनको सीरीज में लगा दिया एक बैटरी के अक्रॉस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये है हमारी अरेंजमेंट, ठीक है। और हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या मतलब है? मतलब ये कि ये तीनों मिलके जितना दे रहे हैं, ये तीनों मिलके जितना दे रहे हैं, एक अकेला लगा होता है इस सर्किट में तो वो कितना देता है? ये तीनों मिलके जितना कैपेसिटेंस दे रहे हैं उतनी ही वैल्यू का एक अकेला कैपेसिटर लगा होता तो वो कितना देता? दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्किट जो है वो इसके बराबर है, सर कि इन तीनों की बजाय एक्सक्यूज एक मी सर। अकेला लगा दिया हमने। यस, कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ सर, मैं पूछ रही थी जैसे जैसे अब आपने इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया तो सर जैसे इक्विवेलेंट चार्ज भी इसमें जाता है तो वो क्यों नेगेटिव होता है ना? इक्विवेलेंट चार्ज नाम का हम कोई वर्ड यूज ही नहीं करेंगे अभी। मैं सारा तुम सुनो तो सही, अभी मैं सारा क्लास बताता हूँ। पहले सुन लो, टॉपिक खत्म होने दो, फिर बताना क्या क्या उसमें तुम्हारा डाउट रहेगा। सो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। हम यहाँ पर मान लें कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है CEQ, जो अकेला उतना ही दे रहा है जितना ये तीनों मिलकर दे रहे हैं। तो हमें यही तो निकालना, CEQ की वैल्यू ही तो निकालनी है, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। अब ध्यान से सुनना एक एक बात, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में तुम्हें यूज करनी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बैटरी का, ये हालांकि बातें पिछली क्लास में भी बता चुका हूं बट मैं रिवाइज करा देता हूं। लास्ट क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पढ़ाया था उसमें याद करो, बैटरी का एक टर्मिनल जितना पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता है दूसरा टर्मिनल उतना ही नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है। हालांकि सच्चाई ये है कि पॉजिटिव, बताया था ना तुमको कि सच्चाई है कि पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, नेगेटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। पर हम ऐसा बोल सकते हैं सिर्फ बोलने को, हालांकि वो टर्मिनोलॉजी गलत है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग समझ आ जाती है इससे सामने वाले को बात कि इस बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज दिया है, लेट अस से इस बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज दिया है और इस बैटरी ने नेगेटिव चार्ज दिया, ऐसा बोल देते हैं हम। सच्चाई क्या है? इसने पॉजिटिव चार्ज दिया नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। बट इतना डेप्थ में जाएंगे तो फिर चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज दे रही है और एक अब मेन पॉइंट कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितना पॉजिटिव चार्ज देता है नेगेटिव टर्मिनल उतना ही नेगेटिव चार्ज देता। तो इससे प्लस क्यू चार्ज निकल के यहां गया और यहां डिपॉजिट हो। तो ये वाली प्लेट क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। ये गया माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। So there is something which is called the law of conservation of charge, कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता, ठीक है। मैं जरा C1 C2 C3 मिटा दूं वरना ये बड़ा हॉटपॉट सा हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। याद रखना इनके कैपेसिटेंस होंगे C1 C2 C3।
ठीक है। और कैपेसिटर की एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, बोलो मेरे साथ, कैपेसिटर की एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, साथ में उतना ही नेगेटिव। दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इंड्यूस हो जाता है। ये प्लेट्स इतनी पास होती, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पे नेगेटिव क्या हो Yes. जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, Negative. और इक्वल, क्योंकि ये मेटेलिक प्लेट्स, माइनस क्यू। समझ में आया यहां तक? कैपेसिटर की एक प्लेट पे जितना Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे सोचो, एक सिस्टम है आइसोलेटेड प्लेट्स का, जो कहीं किसी से कनेक्टेड नहीं है। दिस सिस्टम, ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है भाई, ये Yes, दोनों sir. आपस में कनेक्टेड है ना, बाहर से तो किसी से कनेक्टेड नहीं है। और एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, जीरो। जीरो नहीं, कंजर्व्ड। पहले जितना होता है बाद में उतना ही होता है, और पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होगा। सो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन इस पे अचानक माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो गया। इस माइनस क्यू चार्ज के अपीयर होने से पहले तो इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज क्या था, जीरो। इस माइनस क्यू चार्ज अपीयर होने से पहले इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज था जीरो। तो ये कहीं से कनेक्टेड तो है नहीं, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हमेशा क्या रहना चाहिए, चार्ज जीरो। जीरो। तो अगर इस पे माइनस क्यू अपीयर हुआ है तो इस पे तो कितना इसमें प्लस क्यू अपीयर आ होगा, जाएगा। प्लस क्यों क्यू। उतना ही क्यों? और सर सेकंड वाली में माइनस क्यू आ जाएगा। यस, अगर इस पे प्लस क्यू अपीयर हो गया है तो साथ वाली पे माइनस क्यू होगा ही होगा, और अगर इस पे माइनस क्यू हो गया तो ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पे क्या होगा, प्लस क्यों? तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हो तो उनपे चार्ज सेम होता है। यस सर। ये रीजन है। Yes. कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो तो चार्ज सब बराबर स्टोर करते हैं, क्योंकि सर कैपेसिटी चार्ज सबकी कंजर्व बराबर रहता है। नहीं। क्या? मैं पूछ रहा क्योंकि चार्ज कंजर्व रहते हैं इसलिए सेम रहते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस समझाया कि इस पे प्लस क्यू जाता है, इस पे माइनस क्यू जाता है, बीच वाली प्लेट्स पे इंड्यूस हो जाता है और वो बराबर होता है। और क्यों बराबर होता है, इसलिए बराबर होता है। सो सारे चार्ज, सारे, मैं तुम्हें लॉजिकली भी समझाऊंगा, ये तो साक्षात प्रूफ है, मैं तुम्हें और फील दिलाऊंगा। तो ये, सर हाँ सर एक बार फिर से बता दो, एक बीच में चार्ज इंड्यूस कैसे हुआ? सर वो कॉर्नर्स वाला तो समझ आ गया था, लेकिन बीच वाला नहीं आया। एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज, कैपेसिटर की एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो दोनों प्लेट्स बहुत पास होती है। मेटल की प्रॉपर्टी जानते हो, जैसे ये मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, ये मैं बात कर चुका हूं शुरू के लेक्चर्स में, और यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। मेटल सरफेस, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा, मेटल सरफेस के पास हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया लाभ, तो जानते हो इसके सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यों? माइनस क्यू, क्योंकि मेटालिक सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, होता ही होता है, क्योंकि इसके अट्रैक्शन से, हमने इंडक्शन वाले में पढ़ा था, इसके अट्रैक्शन से इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर खिंच जाते। समझ आया? सर किधर खींच जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खिंच जाते हैं जिस तरफ ये चार्ज रखा है। जैसे ये पूरा मेटल का ब्लॉक था, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, सो फिर से देख लो, फिर से देख, सर जल्दी कोई नहीं, ये तो सर पोलराइजेशन हुई ना यहाँ पे, तो अपने आप ही होती है हुई है फिर। हाँ हाँ, वो इंडक्शन ऑफ चार्ज है जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, और ये हमेशा होती है कैपेसिटर के लिए, ये बात तुमको याद रखनी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं समझा भी चुका हूँ,
ये प्लस क्यू है। अगर ये दूसरी प्लेट या ये दोनों प्लेट्स इंसुलेटिंग मटेरियल की होती तब ऐसा ना होता, बट दीज प्लेट्स आर मेटेलिक, तो यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आएगा ही आएगा। और अगर यहाँ माइनस क्यू आया है तो दूसरी वाली प्लेट पे यहाँ प्लस क्यू आएगा ही आएगा, क्योंकि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स। और अगर इस पे प्लस क्यू आया है तो इस पे माइनस क्यू आएगा ही आएगा, और अगर इस पे माइनस क्यू आया है तो इस पे प्लस क्यू आएगा ही आएगा। और ये माइनस क्यू इसको दे चुका है ना यहाँ से, तो इस पे तो माइनस क्यू ऑलरेडी है, तो सारी कहानी हमारी सेट बैठ गई। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, इसका C3, कैपेसिटी इक्वल नहीं है, समझ रहे हो? कैपेसिटी इक्वल नहीं है, तीनों की कैपेसिटी अलग है। अब अगर तीनों की कैपेसिटी अलग है तो तीनों सेम चार्ज क्यों स्टोर करें? क्योंकि ये पहली वाली प्लेट वो कह रही है भाई मैं क्यू कर चुकी हूं, मेरे को क्यू ही मिला है। अब इनकी मजबूरी है, इसको क्यू मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? माइनस क्यू। अब इनकी मजबूरी है कि इस पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, तो तीनों को सेम चार्ज स्टोर करना पड़ा, जबकि तीनों की कैपेसिटी अलग थी। देखो देखो देखो, सोचो मैं बैटरी से कर रहा हूं ना इनको चार्ज, तो ये रही बैटरी, एक पानी का ड्रम, ठीक है, इस ड्रम में पानी है इस लेवल पर। अब इस ड्रम से हम दो छोटे छोटे ड्रम फिल करेंगे, नीचे से पाइप कनेक्ट कर दी, नीचे से पाइप कनेक्ट कर दी, एक ड्रम ये रहा और एक ड्रम ये रहा। तुम्हें क्या लगता है ये तीनों सेम लेवल पे, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ये पूरे पूरे भर जाएंगे? नहीं, ये सर देगा इक्वल इसको लेवल पे पानी, भरेंगे। इसका लेवल घटेगा, इसका बढ़ेगा, फिर यहां से पानी उसमें जाएगा, फिर उसका लेवल बढ़ेगा, और जानते हो प्रोसेस कब रुक जाएगा? जब तीनों का जब लेवल तीनों का बराबर हो इक्वल लेवल जाएगा। हो जाएगा। और जब तीनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो क्या तीनों में बराबर पानी होगा? नहीं, नहीं इसमें सर, तो अब कम वो बनता है, उसमें कम पानी नहीं होगा सेम लेवल पे, वो पतला है उसमें कम, एरिया कम है क्योंकि एरिया कम है, इसमें लेवल इतना रह गया, मान लो इसमें लेवल इतना रह गया पानी का, इसमें भी इतना हो जाएगा और इसमें भी इतना हो जाएगा, तो इसमें ये तो कम है ना पानी, ये ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा, जबकि प्रोसेस रुक गया, इनकी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज हुई नहीं। सर ये कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी अंग्रेजी वाली कैपेसिटी बोल रहा हूँ, फिजिक्स वाली नहीं बोल रहा हूँ। कैपेसिटी मतलब क्षमता, अच्छा अच्छा ठीक है। फिजिक्स वाली कैपेसिटी नहीं बात कर रहे अभी, ठीक है। लेकिन अरे मैं तुम्हें डेप्थ में ले जाऊं ना, ले जाऊं, छोड़ दो, चलो एक छोटी सी चीज और समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है, जिनको पूरी बात समझ में आ रही है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तुम जानते हो कि अगर मैं इसको नाम दूं 1, 2 और 3, तो बाकियों की कैपेसिटी किसने लिमिट करी है? किसने बाकियों की भी कैपेसिटी लिमिट कर दी? थर्ड। वेरी गुड, थर्ड ने बाकियों की भी कैपेसिटी लिमिट कर दी। वो बेचारा पतला सा था तो वो तो यूं भर गया, वो तो यूं भर गया, और उसमें लेवल आ गया बराबर, बाकियों को रुकना पड़ा, बाकियों को रुकना पड़ा। तो ये जो सबसे कम कैपेसिटी वाला था, इसने औरों की भी कम कर दी, समझ रहे हो? यहां भी यही होता है, जो सबसे कम कैपेसिटी वाला है भाई, अब तीनों में चार्ज बराबर स्टोर हो रहा है, तो ज्यादा वाले में कम वाला तो हो सकता है। सोचो तीनों में चार्ज बराबर स्टोर हो रहा है, ये बोले कि मैं 10 कूलम करता हूं, ये बोले मैं तो 5 ही करता हूं, ये बोले भाई मैं तो छोटा हूं, मैं तो 2 ही करता हूं, तो तीनों में कितना होगा? 2।
2 कूलम। क्योंकि तीनों में बराबर होना है। अब ये 10 करता है तो ये 10 कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं 10 कर सकता। तो जो सबसे छोटा वाला है ना, वो राजा होता है, वो सबको लिमिट कर देता है। इसलिए सीरीज में अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, सीरीज में ओवरऑल कैपेसिटेंस घट जाता है, क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है वो घट जाती है चार्ज स्टोर करने की कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला निकालते हैं अभी। देखो सो सी सबका डिफरेंट, क्यू सबका सेम। सी सबका डिफरेंट, क्यू सबका सेम। तो वी क्या आएगा, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा सर। वी होता है क्यू बाय सी, तो पहले का वी होगा क्यू बाय सी वन। तुम्हें बोला ना सर कि ये कहाँ से आया? हाँ, सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये पिछले लेक्चर से है बेटा, ये पहला लेक्चर नहीं है ना कैपेसिटेंस का, तीसरा या चौथा लेक्चर है, तो हम अभी पढ़ चुके हैं। एक एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, जिसको हमने V पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है, उसमें चार्ज Q है, उसकी कैपेसिटी C है, तो Q इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला। तीनों का जो रिलेशन होता है वो होता है Q इक्वल टू CV, जहां से V क्या बनता है, Q डिवाइडेड बाई C। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में। अभी अभी के लिए याद कर लो, फिर इसके बाद वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। ओके सर। ठीक है, समझ गए? सो V1 इज Q बाय C1, V2 इज Q बाय C2, V3 इज Q बाय C3। और ये जो V हमने दिया है, ये तीनों ने आपस में बांट लिया। ये जो हमने V दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला 10 वोल्ट, यहाँ पे मैंने दिया 10 वोल्ट, तो जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 देखो ये भी बात समझने वाली है। जैसे मान लेते हैं, लेटर ये लिखना नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं। मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, तो ये पॉइंट किस पे होगा, 10 पे, और ये होगा 0 पे, क्योंकि मैंने समझाया था ना, 10 वोल्ट का मतलब है कि पोटेंशियल का डिफरेंस 10 है। यहाँ 10 वोल्ट लगा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, मतलब ये 10 पे मान लो और ये 0 पे मान लो। तो सारे पॉइंट्स तब तक सेम पोटेंशियल पे रहते हैं जब तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आ जाता। अब यहां से चलो, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10। पोटेंशियल तो पॉइंट का होता है ना, ये 10 है। यहां से यहां तक चलते रहो, कुछ आया बीच में? कुछ नहीं आया नो ना। सर। यहां से यहां तक चलते रहो, कुछ नहीं आया बीच में। यहां से यहां तक चलते रहो, कुछ नहीं आया बीच में। तो यहां तक हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 10। और यहां से चलते जाओ 0 0 0 0 0, यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब बीच में ये आ गया, ये कुछ पोटेंशियल Yes, यूज sir. कर ले। मान लो इसने यूज कर लिया 5, मान लो इसने यूज कर लिया 6, मान लो, तो बचा 4। तो अब यहाँ 4 होगा, उस 4 में से 3 इसने यूज कर लिया, तो यहाँ 1 होगा। तो इसके बीच में 1 वोल्ट, इसके बीच में 3 वोल्ट, इसके बीच में 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। टोटल सम रहा 10। ये एनर्जी है ना, ये बांट लेते हैं आपस में, भाई थोड़ी सी मुझे दे दे, थोड़ी सी तू रख ले, थोड़ी सी मैं रख लेते। सर वो तो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है ना। वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड, मैंने तो जस्ट एग्जांपल दिया है 6, वो तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। क्यू सबका सेम है, तो सी जिसका ज्यादा होगा वो कम वी रखेगा। क्यू यस सब सेम है, न्यूमरेटर सबका सेम है, सी जिसका ज्यादा होगा वो कम वी रखेगा, और सी जिसका कम होगा वो ज्यादा वी रखेगा। सर, बट एक तो बात V is- बताओ, ये क्यू सेम होने के पीछे लॉजिक ही क्या है? क्या तो चार्ज भी क्यू सेम होता है। क्या लॉजिक क्या है? सर ये क्यू सेम होने के पीछे भी क्या, क्यू सेम होने के पीछे? मैंने वो 3 ड्रम बना दिए,
मैंने ये बना दिया, अभी तुम्हें समझ नहीं आया? सर नहीं फिर भी सर अच्छा नहीं, मैं वैसे ठीक है, पूछ रहा हूँ, इतना कह दे लेना है। लॉजिक क्या होता है? अब देखो इसको एक और तरीके से समझो। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं, तुमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है 11th में? यस सर। सर पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि रेट ऑफ फ्लो पाइप से हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर पाइप कहीं से पतली हो जाती है तो फिर तेज भागने लगता है पानी, लेकिन उतने हिस्से से रहता सेम है। यहां कुछ ऐसा ही हो। तुम सोचो 3 पाइपें लगी हुई है, पाइप मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज मतलब पाइप में बहने वाला पानी। 3 पाइप्स लगी हैं, एक बहुत मोटी पाइप है, आगे एक नैरो पाइप है, उससे फिर हमने और नैरो पाइप जोड़ दी। एक पाइप ऐसी है, एक तो पाइप ऐसी है, फिर हमने यहाँ पे इसको यहाँ से बंद करके यहाँ पर एक पाइप ऐसी जोड़ दी, फिर हमने यहाँ पर एक पाइप ऐसी जोड़ दी। इसकी कैपेसिटी ज्यादा, इसकी कम, इसकी उससे भी कम। तो तीनों से अलग अलग पानी नहीं फ्लो कर सकता। अगर यहां से कम जा रहा है पर यूनिट टाइम, इसको कम करना ही पड़ेगा। ये ज्यादा ले ही नहीं सकता पर यूनिट टाइम, क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या क्वांटिटी कह लो, क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसकी, अगर इसकी कैपेसिटी कम है, उसकी ज्यादा भी है, तो वो ज्यादा ले नहीं सकता, वो कम ही लेगा। कुछ इस तरीके से तुम इस बात को समझ सकते हो। नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से समझ सकते हो। इस तरीके से भी नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ कोई और तरीका लगाते हैं फिर। सर क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये तो चार्ज को स्टोर करता है, तो सर इसने अगर आगे ही भेज दिया तो स्टोर क्या किया? आगे इसने नहीं भेजा, इसने स्टोर किया, दूसरे वाले पे खुद का इंड्यूस हुआ है। सोचो सोचो, देखो जैसे कि इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि इस प्लेट में ये पूरे मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स खींचे, ये इस प्लेट के, इस वायर के, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचे अपनी तरफ। तो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स निकल के भी उस पे आ गए। समझ में आ रहा है? नो Yes, सर, ये sir. समझ नहीं। यहां पे हमने ये प्लस क्यू, चलो पहला स्टेप क्या है कि इसको प्लस क्यू मिला। अब इस प्लस क्यू ने क्या किया, अपने पड़ोस वाले मेटल से अट्रैक्शन शुरू की इलेक्ट्रॉन्स की। आओ आओ बेटा आओ। तो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कोने में खींचे। इसने उस प्रोसेस में क्या किया, इसके भी खींच लिए, इसके भी, इस प्लेट ने इसके इलेक्ट्रॉन्स भी खींच लिए, और खुद नेगेटिवली चार्ज हो गई और उसको पॉजिटिव कर दिया। लेकिन इंड्यूस चार्ज की एक खास बात है कि वो हमेशा जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा नहीं होता कभी भी। भाई ये माइनस क्यू किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है? प्लस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू से ज्यादा कैसे हो जाएगा? जब इसको करी प्लस क्यू इंड्यूस रहा है तो प्लस क्यू से ज्यादा कैसे हो जाएगा? तो जितना ये उतना ये प्लस, अगर ये है मान लो 10 कूलम माइनस में, तो मतलब इसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जितने जितने की वजह से माइनस 10 कूलम चार्ज आया है इसमें। तो ऑब्वियसली दूसरी बॉडी से उतने ही निकले होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया तुमको, एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन देती है दूसरी उतना ही लेती है। तो एक पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के वहां चले गए। अब इसके इलेक्ट्रॉन निकल के वहां चले गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो ये उतनी ही नेगेटिवली चार्ज हो गई इंडक्शन से। अब ये नेगेटिव हो गई तो इसने ये नेगेटिवली चार्ज हो गई ना, तो इसने इस अपनी प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा। अब इसने नहीं, हाँ ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करेगी?
नहीं, ये भी समझना जरूरी है ना। अब यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाँ हाँ, वही तो प्रोसेस हो रहा है जो वहां, ये पॉजिटिव है, तो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इस कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू किया, तो इसने उस प्रोसेस में इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो यहाँ हो रहा था वही यहाँ हो रहा है, इसने इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये उतना ही पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे आ गए, और फिर इंडक्शन से ये उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ से समझ लो बैटरी से तो इसको उतना नेगेटिव चार्ज मिल ही रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट चल रहा है इसके अंदर ऐसा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक मूवमेंट चल नहीं रहा है, चला इनिशियली, बट जब ये फुल्ली चार्ज हो गए तो उस इलेक्ट्रॉन्स का वो मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है, और वो मूवमेंट अल्टीमेटली स्टार्ट बैटरी ने किया था, क्योंकि इसको नेगेटिवली चार्ज करने के चक्कर में बैटरी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर भेजे, और इसको पॉजिटिवली चार्ज करने के चक्कर में इसने इलेक्ट्रॉन इधर खींचे, तो एक रस्साकसी शुरू हो गई, बैटरी ने इसके खींचे, इसने पड़ोसियों के खींचे, उसने अपने पड़ोसियों के खींचे, उसने अपने पड़ोसियों के इलेक्ट्रॉन्स खींचे, और ये हो गया, और जब ये फुल्ली चार्ज हो गई तो बंद हो गया, जैसे ट्रांसपिरेशन पुल होता है बायो में, सबसे पहले रूट से पानी खींच लेता है प्लांट, फिर रूट के ऊपर अगला वाला सेल उससे खींच लेता है, फिर अगला वाला उससे खींच लेता है, ऐसे करके पानी ऊपर 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 चढ़ता चढ़ता टॉप मोस्ट लीफ तक चला जाता है, वहां से इवेपोरेट हो जाता है, वो खाली हो जाता है और खींच, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट चल रहा है इस तरीके का, चल नहीं रहा है मतलब इनिशियली चला, जैसे ही बैटरी लगाई स्विच ऑन किया एकदम से सारे चार्ज हो गए, उतनी देर के लिए चला, फिर वो फ्लो बंद हो गया, मतलब वही चीज हो रही है जो एक कैपेसिटर के लिए हो रही थी, वो इन तीनों के लिए भी हो। तो ऐसे केस में अगर तुमने यहाँ पर एक बल्ब वगैरह लगाया होगा कुछ,